Hello everyone. Our today's topic is deforestation. In this topic we are going to discuss about the reasons for deforestation, consequences of deforestation, reforestation and people's participation in conservation of forest. What is deforestation? It is the conversion of forested areas to non-forested ones. इसका मतलब जहाँ पर एक समय में फॉरेस्ट था उसको कट कर देना डिफोरेस्टेशन है. Almost 40% forest have been lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 40% फॉरेस्ट हिस्सा है वो लॉस्ट हो चुका है और ये जो हिस्सा जिसका लॉस हुआ ये टेम्परेट रीजन में जो लॉस हुआ है उसका सिर्फ 1% है. तो सोचिए टेम्परेट रीजन में कितने सारे जंगल काटे गए होंगे. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स. ये पॉलिसी ने रिकमेंड किया कि लैंड एरिया में एटलीस्ट 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए और हिल एरिया में 67% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए. बट वी हैव ओनली 19.4% ऑफ फॉरेस्ट कवर. इट वॉज अबाउट 30% एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. सेंचुरी की शुरुआत में ये 30% था. आइडियल रिकमेंडेशन तो 33% का है पर हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 19.4% कवरेज ही है. Reasons behind the deforestation. What are the reasons behind the deforestation? First, conversion of forest to agriculture land. बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन की फूड डिमांड को कंप्लीट करने के लिए we have converted forest into agriculture land. जिस रीजन से डिफोरेस्टेशन हुआ. फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग. हम जानते हैं कि फॉरेस्ट इज द सोर्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. उसके लिए हमने फॉरेस्ट को कट किया फॉर द टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग. इस तरीके से फॉरेस्ट खत्म हुए या कट हुए. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में एक फेमस एग्रीकल्चर टेक्निक है जिसको झूम कल्टीवेशन और स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं. ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स को जलाते हैं, पेड़ों को जलाते हैं. खास करके जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको जलाते हैं. उनके जलने से लास्ट में जो ऐश बचती है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं. वो लैंड को वो फार्मिंग में यूज करते हैं, ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं. और जब उनका कल्टीवेशन खत्म हो जाता है तो कुछ समय के बाद उस एरिया को छोड़ देते और कहीं और चले जाते. आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलो इट्स रिकवरी. तो जंगलों को काट के वहाँ पर बर्न करके प्लांट्स को, उसकी एश को फर्टिलाइजर की तरह यूज करके उसी जगह पे फार्मिंग करके, कल्टीवेशन करके, ग्रेजिंग करके कुछ समय के बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वो जगह को रिकवरी के लिए छोड़ देते हैं. पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो रिकवर भी हो जाती थी पर अब नहीं हो पा रही. क्यों? इन अर्लियर डेज इनफ टाइम गैप वॉज गिवन टू रिकवरी. पुराने समय में अच्छा खासा टाइम मिल जाता था उन एरिया को रिकवर होने के लिए. बट ओवर पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टीवेशन डिक्रीजेज द रिकवरी फेज रिजल्टिंग इन डिफोरेस्टेशन. पर पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए, उनकी एग्रीकल्चर नीड, फूड नीड को कंप्लीट करने के लिए हम बार बार कल्टीवेट करते उस जगह पर और उस जगह को रिकवर होने के लिए वक्त नहीं मिल पाता. इस रीजन से डिफोरेस्टेशन होता है. ये है मेन रीजंस बिहाइंड द डिफोरेस्टेशन. Consequences of deforestation. First, atmospheric carbon dioxide is increased because trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost. हम जानते हैं कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उससे फूड बनाते हैं और खुद का बॉडी का जो वेट है उसको इंक्रीज करते हैं जिसको बायोमास कहते हैं. तो प्लांट्स अपनी बॉडी में ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड बायोमास के फॉर्म में स्टोर करके बैठे. अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड उतना एटमॉस्फेयर से कम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होगा
और कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट्स प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा और वो हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लीड करेगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम जानते हैं काफ़ी स्पीशीज का घर है जंगल, फॉरेस्ट, अगर उनका घर खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली वो स्पीशीज अपना एग्जिस्टेंस प्रिजर्व नहीं कर पाएगी, सेव नहीं कर पाएगी, तो काफ़ी स्पीशीज मर जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जिससे हमें बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा। डिस्टर्ब्स हाइड्रोलॉजिक साइकिल, आज के समय में हम देख पा रहे हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल का डिस्टर्बेंस। विंटर में भी रेनफॉल होता है, मॉनसून में अगर रेनफॉल होता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड आ जाती है, कहाँ इतना कम होता है कि एकदम सूखा पड़ता है, ड्रोट क्रिएट होता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के डिस्टर्ब होने से एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फार्मिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वो अल्टीमेटली सबको अफेक्ट करती है। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, जो हमने आगे पढ़ा, डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होगा और फर्टाइल लैंड धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट होने लगती है। रिफोरेस्टेशन, वापिस जंगल का फॉर्मेशन, वापिस करे फॉरेस्ट का फॉर्मेशन, रिस्टोर कर रहे हैं हम फॉरेस्ट को। रिफोरेस्टेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड इन द पास्ट। कहीं पर जंगल और फॉरेस्ट प्रेजेंट थे, वो काटे गए या कट किए गए, वहां पर आप वापिस से अगर फॉरेस्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसको रिफोरेस्टेशन कहते हैं। इट मे अकर नेचुरली इन अ deforested area, however we can speed it up by planting trees। नेचर खुद को हील करना जानती है, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट सस्टेनेबल है, सेल्फ सस्टेनेबल है, ये अपने आप खुद को क्योर कर लेता है, हील कर लेता है, रिकवर कर लेता है। पर जिस तरीके से हमने जंगलों को काटा है कि रिकवरी रेट उतना नहीं है, स्पीड बहुत कम हो गई क्योंकि एरिया बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट काटे गए हैं कि उनको रिकवर होने में काफ़ी लंबा वक्त चला जाएगा। तो अगर हम अपने एफर्ट्स डालें, हम अगर ट्रीज प्लांट करते हैं तो रिफोरेस्टेशन प्रोसीजर स्पीड अप हो जाएगी। आपको फिगर में दिख रहा है 2001 जहां बिल्कुल ही खाली जगह दिख रही है और 2019 में देखिए वो पूरा एरिया ग्रीनरी से फिल्ड हो गया है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, first is Bishnoi movement. In 1731, the king of Jodhpur in Rajasthan asked to arrange wood for constructing a new palace. The minister and workers went to a forest near a village inhabited by Bishnois. ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा लोअर स्टैंडर्ड में सोशल साइंस में। इन 1731 किंग ऑफ जोधपुर राजस्थान वो एक महल बनाना चाहते थे, उनके लिए वुड कलेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने मिनिस्टर और वर्कर्स को विलेज में भेजा जहां जंगल के नजदीक बिश्नोइज कम्युनिटीज रहती थी। बिश्नोई एक ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो उनको किसने रोका? बिश्नोइज ने पेड़ों को काटने से रोका मिनिस्टर्स और राजा के वर्कर्स को। अब बिश्नोई वुमन अमृता देवी hugged a tree. The king's men cut down the tree along with Amrita Devi. Her 3 daughters and hundreds of Bishnois were also lost their life-saving trees. फिर भी वो जंगल काटने से नहीं माने तो अमृता देवी और उसकी 3 डॉटर है वो जंगल के पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने पेड़ों को अमृता देवी और उनकी तीनों डॉटर के साथ काट दिए। राजा को इस बात का पता चला, राजा वहां तक पहुंचा और फिर जो ट्रीज कट हो रहे थे उसको रुकवाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूट द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। अब से पहले इंडिया में इतना बड़ा करेज वाला काम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए किसी ने नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि बिश्नोई ट्राइब्स कम्युनिटी है और ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो जंगलों से बड़ा प्यार करती है, वो जंगलों को अपनी देवी के रूप में पूजती है। इस समय में अमृता देवी ने जो करेज दिखाया ऐसा करेज आज तक कोई नहीं दिखा सका, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हीं के नाम पे अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड रखा है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज शो करता है वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। सेकेंड मूवमेंट इज चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालय। ये मूवमेंट
बिश्नोई मूवमेंट से थोड़ी डिफरेंट है। डेफिनेटली बिश्नोई मूवमेंट के अंदर भी अमृता देवी, उनकी डॉटर्स और बिश्नोई कम्युनिटीज़ के इंडिविजुअल्स जो थे वो पेड़ से चिपक गए थे, पर उस इवेंट को नाम हमने बिश्नोई मूवमेंट दिया है। चिपको मूवमेंट थोड़ा अलग है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर हुई थी। इन 1974 लोकल वुमेन पार्टिसिपेटेड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बाय हगिंग देम। कोई एक प्रोजेक्ट वहाँ पर शायद चल रहा था 1974 में, तब रूल कर रही थी इंदिरा गांधी, और शायद कोई कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर किसी काम के लिए वहाँ पर जगह दी गई थी, और वो काम को आगे प्रोसीड करने के लिए वहाँ से ट्रीज रिमूव कर रहे थे। उस समय में जो लोकल वुमेन्स थी हिमालय रीजन की, उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया, चिपक गई उनसे और काटने नहीं दिया। कहा जाता है कि ये मूवमेंट पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी लीडरशिप में फिर ये मूवमेंट आगे बढ़ी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी को वो जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ काम था वो वापस लेना पड़ा था, और फिर वो पेड़ पौधे काटे नहीं गए थे, शायद वो प्लांट कहीं और रिशिफ्ट किया गया हो। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इनमें दो मूवमेंट हमने देखी, बिश्नोई मूवमेंट एंड सेकेंड चिपको मूवमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में लास्ट टॉपिक है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है JFM। Government of India in 1980s introduced the concept of joint forest management to work closely with the local communities for protecting and managing forest. In return for their services, the communities get benefits of forest products like fruits, gum, rubber and medicines. इंडियन गवर्नमेंट ने 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम डेवलप किया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक्चुअल में दो मैनेजमेंट सिस्टम आपस में जॉइंट हुई। गवर्नमेंट बॉडी जो इंडिया की है, जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए जुड़ी हुई है वो, और सेकेंड लोकल कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट के नज़दीक रहती है, जिनके विलेजेस फॉरेस्ट के अंदर है और उसके आसपास है। हम जानते हैं कोई भी मूवमेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट का तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, जब लोग उसमें भागीदारी अपनी दिखाते हैं, जब पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, तभी कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए आसपास की सराउंडिंग कम्युनिटीज़ को भी यूटिलाइज किया। बदले में उन कम्युनिटीज़ को ये हक दिया कि वो फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते, उनके बेनिफिट्स ले सकते, जैसे फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन्स, और बदले में गवर्नमेंट को उन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और वो फॉरेस्ट डेवलप्ड होते जाएंगे। इसका सबसे बेटर एग्जांपल साल ट्री का है, शोरिया रोबस्टा। बंगाल के अंदर ये प्लांट्स बहुत कम होते जा रहे थे, और JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लैंड वहाँ के लोगों को दी कि यहाँ पर आप साल प्लांट ग्रो करवाइए, उसका 30% हिस्सा हम आपको देंगे और 70% हिस्सा गवर्नमेंट के पास रहेगा। इस तरीके से साल प्लांट वहाँ ग्रो हो गए और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वहाँ सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पर खत्म होता है चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। किसी की स्टोरी का अंत किसी की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर मेरे लेक्चर का तो बिल्कुल अंत हो गया, पर अब आपको शुरुआत करनी है आपके लर्निंग की।